दोपहर के 12 बज रहे थे, पर अभी तक पता नहीं जेठानी जी का। इन्हें तो बस बाहर जाने का बहाना मिलना चाहिए। लगता है आज रसोई मुझे ही संभालनी पड़ेगी। मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। बड़बड़ाती हुई निशा लेटकर टीवी देखने लगी। जेठ जी की चिलचिलाती धूप से थकी आराध्या जब मंदिर से लौटी तो दोपहर के 1 बजने को थे। रसोई ठंडी पड़ी थी। छोटी देवरानी टीवी देख रही थी। आज फिर रसोई में देर हो गई थी। जल्दी से कपड़े बदलकर वह रसोई में जुट गई। ससुर जी का खाना खाने का समय हो रहा था। समय पर खाना ना मिलने पर भी उनका क्रोध उसी को झेलना पड़ता था। आज उसके पापा की दूसरी बरसी थी। उसका मन पहले से ही ठीक नहीं था। तभी सुबह माँ का फोन आया था। आराध्या, काली मंदिर चली जाना। चल सकेगी ना? वह पिछले 2 साल से पापा की बरसी पर काली मंदिर से मैं भिखारियों को भोजन कराती आ रही थी। इस बार भी वही सब करने में लगी हुई थी। जल्दी जल्दी गैस पर दाल चढ़ाई और दूसरी सब्जी काटने लगी। पति को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और सारा गुस्सा भी उसी पर उतारा जा रहा था। आज फिर देर हो गई। जब तुम छुट्टी पर रहती हो तब भी समय से खाना क्यों नहीं बनता? आराध्या का मन हुआ कि कह दे निशा घर में थी, क्या एक दिन वह रसोई नहीं संभाल सकती? और वह तो सब्जी नहीं काटेगी, उसके सुंदर हाथ खराब जो हो जाएंगे। मान लिया कि वह जरा बाहर चली गई थी, पर ऐसा भी क्या कि जरूरत के वक्त कोई काम ना आए? फिर परिवार का मतलब ही क्या हुआ? पर उस समय वह बहुत थक चुकी थी और बात बढ़ाकर तकरार नहीं करना चाहती थी। आराध्या स्कूल में पढ़ाती है। रोज सुबह 5 बजे उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सभी लोग सोए रहते हैं, तभी वह झाड़ू पोछा कर लेती है। फिर नाश्ते की तैयारी, पति और बच्चों को तैयार कराने में मदद, नाश्ता देने के बाद स्नान करती है। फिर खुद की तैयारी, सास ससुर की जिम्मेदारी भी उसी के हिस्से है। क्या क्या करे वह। ससुर जी को नाश्ता हमेशा गर्म चाहिए। उनकी सुबह की चार्या भी 7 बजे से शुरू हो जाती है। नाश्ता, दवा, कभी कुछ तो कभी कुछ। दौड़ते दौड़ते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। 9 बजे से स्कूल की ड्यूटी और 2:30 बजे छुट्टी। भागते हुए घर आती है। भूख तो उसे भी जोरों की लगी होती है, पर कैसे खा ले? मन करता है कोई गरम गरम खाना उसके लिए परोस दे, लेकिन नहीं। यहाँ का रिवाज है, जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं खा लेते तब तक घर की बहू बेटियां कैसे खा सकती हैं? कमरे में बैठी गुमसुम सास सब देखती रहती हैं। आज उनके मन में बड़ी बहू के लिए सहानुभूति उमड़ रही थी। उन्होंने तो इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी है, शायद कुछ महसूस हुआ था उन्हें। उधर आराध्या को मायके की याद आ रही थी। जब वह माँ के घर जाती थी तो माँ भैया सब इकट्ठे बैठते थे। अक्सर स्त्रियों की नौकरी पर चर्चा होती थी। अगर पति की आय अच्छी है तो औरत को नौकरी करने की क्या जरूरत? जितनी आमदनी होगी वह नौकर और आया पर खर्च हो जाएगी। बच्चे माँ के लिए तरसेंगे। औरत को पति और परिवार देखना चाहिए। क्या ठीक ढंग से खाना बनाकर नहीं खिला सकती? आजादी के नाम पर सिर्फ रुपए कमाना ही सब कुछ नहीं होता। भाई कहता था, मैं तो अपनी पत्नी को कभी नौकरी नहीं करने दूंगा। पति तुम्हारे लिए कमा रहा है, घर पर रानी की तरह रहो और ऐश करो। आराध्या भी कब चाहती थी कि दिन रात काम करती रहे। मायके में पिता की लाडली थी। एक इशारे पर दुनिया की खुशियां कदमों में आ जाती थी। विवाह करके ससुराल आई तो लगा कि सारी खुशियां मिल जाएंगी जिनके सपने उसने देखे थे। थोड़े दिन सब ठीक चला, फिर कानों में आवाजें पड़ने लगी, पढ़ी लिखी बहू लाने का क्या फायदा? जब घर में ही बैठाना था तो इतनी पढ़ाई क्यों करवाई? हम तो शिक्षित बहू लाए थे ताकि 4 पैसे कमाकर घर में मदद करे। फिर शुरू हुआ उसकी पढ़ाई और डिग्री ढोने का सिलसिला। हर दफ्तर, हर स्कूल के चक्कर, थक कर चूर होकर लौटती, लेकिन कोई दो प्यार भरे बोल भी नहीं बोलता। घर में सास की प्रताड़ना जारी रहती। एक तो माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से बेकारी का बोझा डाल दिया हम पर। विवाह करके आई सुंदर सलोनी, पढ़ी लिखी, लेकिन माँ बाप के ढंग के संस्कार नहीं दिए। आराध्या को अपने माता पिता से भरपूर संस्कार मिले थे, फिर कहाँ चूक हो गई? मायके में हर बात में निपुण, ससुराल आते ही गलतियों का भंडार बन गई।
जरा सी गलती पर सास अपना रौद्र रूप दिखा देती। माँ ने दहेज में 50 के बर्तन देकर टोटका किया है। इस शादी के बाद मेरे बेटे का बिजनेस चौपट हो गया। शादी के समय पति का पार्टनर के साथ बिजनेस चलता था। दोस्त ने बेईमानी की, लेकिन सारा दोस्त माँ के बर्तन पर डाल दिया गया। सास यह नहीं जानती थी कि टोटका किसे कहते हैं। माँ ने तो सारे बर्तन तन मन से चुनकर दिए थे। फिर भी आराध्या के कलेजे पर सौ सौ छुरियां चलती। जब उसके माता पिता को बिना कारण दोषी ठहराया जाता, फिर भी वह शांत रहती। यही तो उसके संस्कार थे। चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर अपने काम में लगी रहती। उसे याद आया, जब नई बहू बनकर आई थी, चाय बनाकर टेबल पर रखी थी। माँ, आपकी चाय। वाक्य पूरा होने से पहले ही सास ने चाय का गिलास पटक दिया था। इतनी भी तमीज नहीं कि बड़ों के हाथ में चाय दी जाती है। लेकिन मायके में तो ऐसा नहीं होता था। वहाँ जब भाभी चाय बनाकर टेबल पर रखती थी, माँ खुशी खुशी पी लेती थी। बेटा बाहर से लौटा तो आराध्या का दोस्त बढ़ा चढ़ाकर गिना दिया गया। आराध्या ने कुछ कहना चाहा तो पति ने लताड़ दिया, जुबान चलाती हो। इस घर में रहना है तो घर के रीति रिवाज समझो। सास ने घूरती हुई दृष्टि से आराध्या की ओर देखा और अपनी विजय पर फूल उठी। बहुत तौर दुख के बाद स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई थी। फिर सुबह हुआ व्यवस्था का दौर। सुबह से रात तक दौड़ते दौड़ते वह हाफ जाती। फिर बिट्टू का जन्म हुआ, पर सास ने कभी उसे ममता लुटाने नहीं दी। बच्चों को भी भरकर कभी गोद नहीं लिया। चक्कर घिरनी की तरह वह दौड़ती रही। ना जाने किस मिट्टी की बनी थी वह। कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। पापा बेटी से मिलने की इच्छा लेकर जब ससुराल आ जाते, तो बस 2 मिनट बाद ही ससुर जी को कोई बाहर का काम याद आ जाता और वे तुरंत निकल पड़ते। तब वह समझ नहीं पाई थी आराध्या, लेकिन अब समझने लगी थी। पापा एक साधारण पोस्टर थे, इसलिए ससुर उन्हें अपने असर का नहीं समझते थे और हमेशा उपेक्षा करते रहते थे। फिर देवर का विवाह हुआ। देवरानी सुंदर निशा ने सलाह दी, आराध्या भाभी, आप वाला कमरा फिलहाल हम नई दुल्हन के लिए सजा देते हैं, फिर बाद में सब ठीक कर दिया जाएगा। आराध्या चुपचाप मान गई। उसने बचपन से यही सीख लिया था। कुछ दिनों बाद उसका बिस्तर बीच वाले कमरे में आ गया। फिर भी वह खुश थी। उसे लगा, जगह बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में कमरा लौटाने से इनकार कर दिया गया। आराध्या स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए दिन का भोजन निशा के जिम्मे पड़ा। लेकिन सब्जी काटना, मसाला पीसना, शरीर के सारे काम आराध्या को ही करने पड़ते। दोपहर को स्कूल से लौटकर सास ससुर के खाने का इंतजार, फिर दोनों के लिए उनकी पसंद की सब्जी बनाना। एक बार ससुर बीमार पड़े तो उनका बिस्तर बीच वाले कमरे में लगा दिया गया। ससुर ने कहा, मैंने यह कमरा अपनी कमाई से अपने आराम और सुख के लिए बनाया है। माँ एक बार मिलने आई तो देखा बेटी का बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगा है। वह कहना चाहती थी कि बेटी बहू का कमरा तो अंदर होना चाहिए, पर कुछ कह ना सकी। माँ की मनसा जानकर आराध्या बोली, सारा घर तो मेरा ही है ना माँ, इसलिए मैं घर में रहती हूँ। एक कमरे में मेरी अलमारी, एक में मेरा स्वेट बिस्तर। माँ बेटी की सोच पर चुप रह गई। निशा को दिन का खाना बनाना भी भारी लगता लगता था। उसे लगता नौकरी पैसे कमाने के साथ घर के काम से बचने का बहाना है। सास ने यह सुन लिया और काम का बंटवारा कर दिया। दिन का निशा बनाएगी और रात की जिम्मेदारी राधे पर होगी। सास ससुर के कपड़े धोना, प्रेस करना, नाश्ता और भोजन, कामों की गिनती ही नहीं थी। निशा के तेवर देखकर सास कुछ कुछ समझने लगी थी। उसे आराध्या के प्रति उसकी जलन भी दिखने लगी थी। सास को लगने लगा था कि आराध्या पर बहुत जुल्म हुआ है। इधर बड़ी बहू के प्रति उनका मन अशांत रहने लगा था। वे बेचैन हो उठी। सब कुछ तो सास की मर्जी से ही होता था। मायका जाना हो तो 2-4 घंटे के लिए आदेश मिलता, शाम की चाय तुम्हारे हाथ की चाहिए, चाहे बारिश हो चाहे आंधी। छतरी लेकर बेटी को ऑटो में बैठा आती। मायके जाने की अनुमति कितनी मुश्किल से मिलती। 8 दिन पहले से हिम्मत जुटानी पड़ती। ससुर से पूछो तो कहते सास से पूछो। सास कहती, मुझसे क्या पूछना, तुम जानो तुम्हारा पति जाने। पति कहते, घर की स्थिति समझो तो जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। यह सब केवल आराध्या को ही सहना पड़ता। निशा के लिए तो कभी पूछना भी जरूरी नहीं समझा गया। मन में वह सोचने लगी थी, शायद मेरे माता पिता की मृत्यु पर ही ये लोग मुझे वहां रुकने देंगे। इस बार शायद सुन रहा था। भैया का फोन आया
पापा नहीं रहे। आराध्या अपनी सोच से घबरा गई। वह तीसरे पहर बैठी बैठी सास का सारा जीवन किताब के पन्नों की तरह पलटने लगी। उन्होंने बड़ी बहू को कितना दबाया। वह भी तो एक दिन विवाह कर इस घर में आई थी। यहाँ सास नहीं थी, मायके में माँ नहीं थी। दोनों घरों में प्यार ममता को तरसती रही, फिर भी जिम्मेदारियां निभाती रही। दो देवर, दो नंद, उनकी शिक्षा और विवाह सब किया, लेकिन प्यार को तरसता मन जुबान में कड़वाहट बन गया था। यही कड़वाहट आराध्या के आने तक बाहर निकलती रही। मन में एक और डर बैठ गया था, बेटा तो अब बहू का हो गया। लेकिन आराध्या ने सास की मर्यादा का ख्याल रखा और सब कुछ उसके मन से अनुसार करती रही। उसने क्या क्या नहीं किया, उनकी हर इच्छा, पसंद नापसंद को सिर आंखों पर रखा। अपना अस्तित्व भुलाकर सबके सुख के लिए दिन रात लगी रही। फिर भी किसी ने कभी प्यार भरे बोल नहीं बोले। औरत ही औरत की दुश्मन बन बैठी। न्याय किससे मांगे। मंदिर से लौटकर माँ भी ससुराल आई। सास ने माँ को भी खिलाकर विदा किया, लेकिन आत्मा भीतर से व्याकुल रही। दोपहर नहीं, अभी वक्त है। शाम ढले सास ने दोनों बहुओं को बुलाया। दोनों आमने सामने बैठी। सास ने कहना शुरू किया, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। दिन का खाना निशा बनाएगी और रात की जिम्मेदारी आराध्या की होगी। चाहे कोई कहीं जाए, छुट्टी रहे, काम पूरा होना चाहिए। यह क्या बात हुई कि स्कूल की छुट्टी है तो दिन का खाना भी बड़ी बनाए। तभी निशा बोली, दीदी ने नहीं कहा था मुझे बनाने को। आराध्या बोली, दीदी क्यों कहे, हर बात कहने की होती है क्या। जब तुम देख रही थी कि मैं बाहर गई हूँ तो तुम्हें बना लेना चाहिए था। फिर उसे भी बोलने का मौका मिला। बड़ों की जिम्मेदारी क्या एक ही की होती है। मैं इतना करती हूँ फिर भी बदनाम होती हूँ। आप लोग दीदी को ही ज्यादा मानते हैं क्या। मैं देखती हूँ एक ही गुण गिनाए जाते हैं। इतने में सास बोली, बस बात मत बढ़ाओ। माहौल भारी हो गया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। निशा ने रात में खाना नहीं खाया, रो रो कर कमरे में ही पड़ी रही। सुबह हुई तो वातावरण और भी भारी था। रात देर से सोई राध्या को उठने का मन नहीं कर रहा था। तभी दरवाजा खुला। सास मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, माना कि मुझे मायके और ससुराल में स्नेह नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम लोगों पर कड़वाहट बरसाती रहूं। मेरी जुबान थोड़ी तेज है, पर तुम दोनों मेरी प्रिय बहू हो। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। हम सब एक छत के नीचे मिलकर रहें, एक दूसरे का काम बांटे तो कितना अच्छा लगेगा। कोई बाहर जाए तो दूसरा संभाले, छोटी का मायका आए तो बड़ी संभाले, बड़ी का आए तो छोटी। बाहर के काम घर के मर्द करेंगे। मेरा शरीर जब तक साथ देगा, मैं तुम लोगों का मन रखूंगी। परिवार ऐसे ही चलता है, इसे जोड़ना कठिन है, तोड़ना आसान। इतना कहकर सास बोली, चलो बच्चों, आज की साथ सुबह की चाय और नाश्ते की जिम्मेदारी मेरी। आराध्या और निशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अम्मा जी का हृदय परिवर्तन देखकर वे उनके पीछे पीछे चल दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर